नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई। कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है। देर रात एक फार्म हाउस पर छापेमारी की। फार्म हाउस में चल रहे थे कैसीनो, शराब पार्टी और डांस। करीबन 15 युवतियों सहित 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। पैसे, हुक्के, फ्लेवर और कसिनो टेबल पर बरामद 12 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त करने की सूचना मिली है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के लिए यह फार्म हाउस बुक करवाया गया था। तो जयपुर में नशे के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की ये बड़ी कार्रवाई। एक फार्म हाउस जो 2 दिन के लिए बुक था, यहां पर तमाम लग्जरी गाड़ियां, कसिनो, हुक्के, फ्लेवर, लड़कियां, सब कुछ इस फार्म हाउस के ऊपर कार्रवाई की गई। सबको जब्त किया गया। देर रात यह कार्रवाई की है जयपुर पुलिस ने इस फार्म हाउस पर छापे मारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, चूंकि फार्म हाउस बुक करवाया गया था, लग्जरी गाड़ियां थी, हुक्के थे, फ्लेवर थी, लड़कियां थी, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इस फार्म हाउस को बुक करवाया होगा बड़े नाम रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इस तरीके से फार्म हाउस बुक करवाने पर। कौन लोग थे, क्या जानकारी इस छापे के बारे में विष्णु? देखिए, सबसे बड़ी बात जो डांस बार चल रहा था, फार्म हाउस था, वो जयसिंहपुरा खोर इलाका बताया जा रहा है, जहाँ की जो कि जयपुर के नॉर्थ जिले में आता है। और वहीं पर सायपुरा एक गांव है जहां पर ये फार्म हाउस था। देर रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की जो टीम है, यानी जिसको CST कहा जाता है, उस पुलिसकर्मी की टीम ने इस फार्म हाउस पर रेड की थी। जिसके बाद वहां पर करीब 60 से 70 लोगों को हिरासत में यानी पकड़े जाने की सूचना है, जिनमें करीब 20 से 25 जो है युवतियां हैं, जो कि ज्यादा डांस के लिए यहाँ से बुलाई गई थी। दिल्ली से ये पूरा प्रोग्राम जो है वो मैनेज होने की अब तक की जो है वो खबर आ रही है कि दिल्ली से ही ये सामान उसका पूरा मैनेजमेंट चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लोकल पुलिस को इनपुट नहीं मिला, लोकल पुलिस को सूचना नहीं मिली। ये अपने आप में एक सवालों के घेरे में है कि लोकल पुलिस के इलाके में, यानी जयसिंहपुरा थाना पुलिस के इलाके में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन पुलिस को भनक नहीं लगी। वहीं पर देर रात को 2:30 बजे क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर जाके छापा मारा। फिलहाल बताया जा रहा है करीब 20 से 22 गाड़ियां यहाँ पे जब्त की है। 5 से 7 यहाँ पे कैसीनो के टेबल यहाँ पे लगाई गई थी। उसके अलावा 150 से 200 ताश पत्तियां की जो जोड़ियां हैं वो वहां मिली। तो भारी संख्या में, उसके अलावा लाखों रुपए की जो नकदी है वो भी इस फार्म हाउस में बरामद की। ये लोग कौन है, इसका अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया। वहीं पे बताया जा रहा है कि कुछ हैदराबाद के कुछ 1-2 ऑफिसर, उसके अलावा तहसीलदार रैंक के जो अधिकारी है वो भी इस फार्म हाउस में पकड़े गए हैं। तो 2 से 3 अधिकारी भी इसमें पकड़े जाने की सूचना है, जो कि जयपुर से बाहर के रहने वाले हैं। लेकिन नाम अभी तक पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि ये पूरी जो कार्रवाई है उसकी पूरा एक लेखा जोखा, यानी जो पुलिस ऑन रिकॉर्ड लेगी उसके बाद ही इसके नाम बाद में बताए जाएंगे। जी विष्णु, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जिस थाना क्षेत्र में ये पार्टी चल रही थी, लोकल पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, या फिर विष्णु भनक लगी लेकिन पुलिस ने चुप्पी ओढ़ ली, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर पार्टी होना, इतनी लग्जरी गाड़ियां किसी फार्म हाउस में पहुंचना, इतनी लड़कियां किसी फार्म हाउस में पहुंचना और लोकल पुलिस को इसकी जानकारी ना हो। ये तो पुलिस का बयान हो सकता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। देखिए, यही बात हम भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े सवालों के घेरे में कि लोकल पुलिस को पता नहीं चलता है और जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच इस कार्रवाई करती है। और ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ, इसके पहले भी जयपुर कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच है उन्हीं की सूचना के ऊपर कई बार देर रात को जो छापेमारी की गई कैसीनो बार के ऊपर, डांस बार के ऊपर लगातार। अभी 2 दिन पहले भी जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की थी अशोकनगर इलाके में और भी जगहों पर। तो लोकल पुलिस को इनपुट नहीं मिला, लोकल पुलिस की बीट पुलिस को सूचना नहीं मिला, ये अपने आप में सवालों के घेरे में। क्या ये सब कुछ मिलीभगत से होता है, या फिर क्या पूर्व सूचना से होता है, या फिर लोकल पुलिस को सूचना नहीं मिलती? ये बड़े बड़े सवाल है, लेकिन इसकी जांच जो है वो पुलिस अधिकारी को ही करना है। तो फिलहाल अब तक की बड़ी खबर यही कि 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पे बरामद हुई है। करीब बताया जा रहा है कि 15 से 20 लाख रुपए कैश इस जगह पर बरामद हुआ है, इस फार्म हाउस में बरामद हुआ है। 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इस फार्म हाउस को बुक कर लिया गया था। और दिल्ली से लाए जो डांस पार्टी के लिए जो लड़कियां थी या जो भी और लोग थे, ये जानकारी मिल पाई है विष्णु? ये फार्म हाउस था किसका, इसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है, ये जानकारी तो लोकल पुलिस को होगी। देखिए, लोकल पुलिस तो इस पूरे बारे में सूचना देने से बिल्कुल मनाही कर रही है। ये जो, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जयपुर कमिश्नरेट की है, तो फिलहाल अभी तक जयपुर कमिश्नरेट की जो अधिकारी हैं वो भी इस बारे में कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से है। ये जरूर है कि 2-2:30 बजे रात को कार्रवाई हुई, लेकिन जब ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, जब सब कुछ, तब पुलिस पूरे इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देगी। जी
विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीकर में बेखौफ हुए चोर। ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात। फतेहपुर इलाके के देवास गांव में यह चोरी हुई। करीब 15 लाख रुपए का सोना ले गए चोर। रात को मंदिर में परिवार के लोग गए थे, वापस लौट कर आए तो ताले टूटे हुए मिले। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। देवास गांव है फतेहपुर इलाके में, फतेहपुर शेखावटी में, जहां पर चोर घुसे। 15 लाख रुपए का सोना चुराया गया। रात को मंदिर में गए थे परिवार के लोग और कहीं ना कहीं ये जानकारी चोरों को थी कि परिवार घर में नहीं है, लेकिन जब वो परिवार वापस लौटकर आया तो ताले टूटे हुए मिले। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चोरों के पास इस बात की जानकारी थी कि इस परिवार के पास कितना घर में सामान रखा हुआ है और ये परिवार घर में नहीं है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी इलाके के अंतर्गत आने वाला देवास गांव की ये घटना है। और इसी खबर पर सीकर संवाददाता संदीप हुड्डा से बात करते हैं। संदीप, देवास गांव का ये मामला है। परिवार मंदिर गया हुआ था, पीछे से चोरों ने जो है वो सेंध लगाकर 15 लाख रुपए का सोना चुरा लिया। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि चोरों के पास इस बात की जानकारी थी कि परिवार यहां पर मौजूद नहीं है और इस परिवार के घर में इतना सोना रखा हुआ है? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से जो गांव का जो मंदिर है वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है और उसमें जो परिवार के लोग हैं वो रोज शामिल होने के लिए जाते हैं। आसपास के ग्रामीण सभी वहां पर जाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं गांव के, या पुलिस भी यही मान रही है कि या तो गांव के या किसी में हाथ हो सकता है, क्योंकि उसको ये जानकारी थी कि ये परिवार के लोग हैं, उस मंदिर में कार्यक्रम में जाते हैं और उसके बाद लेट तक आते हैं। तो 11 से 12 बजे तक तो चूंकि उधर से लोगों का आना जाने का था और लोग उधर से आ जा रहे थे, तो तब तक कोई हलचल नहीं थी। उसके बाद 12 से 2 के बीच का जो समय है, प्रारंभिक तौर पर पुलिस भी मान रही है कि उस समय में वारदात हुई है और उसमें जो कोई कहीं भी कोई, या तो कोई गाँव का या कहीं आसपास का कोई भी परिस्थिति इसमें शामिल हो सकता है। संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में नहर में गिरा ट्रैक्टर। ईंटों से भरा ट्रैक्टर पुल टूटने के कारण नहर में गिरा। गोवर्धन कैनाल नहर का पुल टूटकर गिरा। लंबे समय से जर्जर हालत में था पुल। गांव सांतरू के लिए जाने का रास्ता बंद हो गया है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, काफी पुराना पुल था और जिसके चलते जो है कैनाल नहर का ये पुल टूट गया। क्या नुकसान वहां पर हुआ है और किस तरीके से पुल को फिर से रेस्क्यू या दोबारा बनाने की कवायद शुरू हुई है? देखिए आसिफ, ये जो हादसा है ये एक बड़ा हादसा है, लेकिन कहा जा सकता है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। ये बड़ी सुखद खबर है। और ये जो पुल था वो लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को शिकायत भी की थी। और जो गोवर्धन कैनाल के जरिए घने में पानी आता है, घना केवलादेव घना में, वो जो पुल है और बॉर्डर का गांव, लास्ट गांव है सांतरो, वहां के लिए अब जाने आने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। और ग्रामीण अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और इस पुल को दोबारा से रिपेयर करने की जो कवायद है वो की जाए, क्योंकि गांव के लिए 2 रास्ते हैं और एक रास्ते में पानी भरा हुआ है और दूसरे रास्ते का ये जो पुल है वो टूट गया है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से गांव के लिए आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। और जो एक ट्रैक्टर था वो ईंटों को भर करके ट्रॉली में लेकर के जा रहा था और तभी अचानक से एक साथ पुल टूट गया। जो ट्रॉली में ईंटें भरी हुई थी वो नहर में गिर गई, ट्रॉली भी नहर में गिर गई और ट्रैक्टर जो है आगे से खड़ा हो गया। आसपास में ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और लगातार वो अब प्रशासन को भी उन्होंने सूचना दे दी है कि इस तरह से ये पुल जो है वो टूट गया है। और लंबे समय से जर्जर हालत में ये पुल था, पुराने समय से बना हुआ था। और फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत भी की थी और अब इंतजार किया जा रहा है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और इस पुल को दोबारा से रिपेयर कराने की जो कोशिश कवायद है वो की जाए, क्योंकि अब गांव का जो आने जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। जी
दीपक, क्या ये जानकारी है पुल कितना पुराना था? अगर समय रहते इस पुल को रिपेयर किया गया होता तो ये शायद नुकसान नहीं झेलना पड़ता। जाहिर सी बात है कि पुल पुराना था, गिरने की आशंका थी, प्रशासन को इसकी जानकारी थी। क्या इसे रिपेयर करवाने की कभी नहीं सोचा गया, कवायद शुरू नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि ये बरसों पुराना पुल है और लंबे समय से जर्जर हालत में था और ग्रामीणों ने इस पुल की रिपेयरिंग मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन को जो है शिकायत की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो शिकायत है उस पर अमल नहीं किया गया और आज उसका ये खामियाजा हुआ कि एक ट्रैक्टर जो ईंटों को लेकर के जा रहा था वो उसमें नहर में गिर जाता है। लेकिन गनीमत रहती है कि कोई हादसा वहां पर कोई जनहानि नहीं होती है। ये बड़ी सुखद खबर है और ग्रामीणों ने कहा है कि इस पुल को लेकर के कई बार शिकायत की थी, लेकिन क्या कारण रहे जिसकी वजह से अधिकारियों ने वहां पर पहुंच करके जो है उसकी रिपेयरिंग नहीं कराई, उसको नजरअंदाज करते रहे। और ईंटों को देख करके जिस तरह से पुल की हालत है उसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है आसिफ की बरसों पुराना ये पुल है और ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वो इस पुल को निर्माण कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन करा नहीं पाए थे और आज ये हादसा जो है वो हो गया। जी दीपक, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई। आबकारी विभाग ने शराब बनाने के ठिकानों पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 2 लोग मौके से फरार हो गए। मौके से 135 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई। गांव दुधावल और चिरावल माली में यह कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्या अपडेट अवैध शराब को लेकर? देखिए, अब आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब जो जहां पर अवैध शराब के ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में जो आबकारी विभाग की टीम है उसने नगर तहसील के करीब आधा दर्जन के करीब गांव है जिनमें जाकर के मुखबिर की सूचना पर दबिश दी थी और वहां पर दुधावल और चिरावल माली जो गांव है वहां पर पुलिस ने अवैध शराब के जो ठिकाने थे वहां कार्रवाई की और 2 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और आबकारी की टीम ने मौके से 135 लीटर हथकढ़ जो शराब है वो भी बरामद की है और पुलिस जो आबकारी टीम वहां पर पहुंची थी तो उसको देख करके जो 2 लोग वहां पर और मौजूद थे वो वहां से फरार हो गए। उनकी भी पुलिस अब जो है तलाश कर रही है और आबकारी विभाग की टीम का कहना है कि लगातार ऐसे अवैध शराब के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो 2 आरोपी पकड़े हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और मौके से 135 लीटर आबकारी की टीम ने जो अवैध शराब है हथकढ़ देसी वो जब्त की है। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर छात्र संघ चुनाव 2022 राजस्थान यूनिवर्सिटी में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशी कल अपना नामांकन जमा करवा सकेंगे। 23 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अगस्त को ही नामांकन पत्र वापस लेने का समय भी रहेगा। नाम वापसी जांच के बाद जारी की जाएगी नामांकनों की सूची। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लवली बधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, चुनाव की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर से कोशिश करेंगे लवली से बात करने की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कल से नामांकन प्रक्रिया, जो छात्र चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कल अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं। इसके बाद इन नामांकनों की जांच होगी 23 अगस्त को, यानी कि परसों, और उसके बाद वही 23 अगस्त को जो लोग चुनाव से अपना पर्चा वापस, अपना नाम वापस खींचना चाहते हैं वो वापस नाम ले सकते हैं। लवली से फिर से कोशिश करते हैं बात करने की। लवली, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। लवली, चुनाव जो है वो अंतिम प्रक्रिया में? बिल्कुल, चुनाव का जो अंतिम प्रक्रिया तो नहीं कह सकते आसिफ, इसकी शुरुआत जो है वो औपचारिक रूप से हो गई है नामांकन के साथ में। 26 तारीख को मतदान का दौर होगा। फिलहाल जो है कल जो है नामांकन, जो भी लोग मैदान में उतरना चाहते हैं चुनाव के समर में वो लोग कल अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और उनके पास 24 घंटे का वक्त होगा नामांकन वापस लेने के लिए। वो 23 तारीख को अपना नामांकन वापस ले सकेंगे, उनकी जांच हो सकेगी, स्क्रूटनी हो सकेगी और उसके बाद में 23 तारीख को देर शाम को ही एक सूची जारी की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन लोग चुनाव के मैदान में अब बाकी रहे हैं। 23 तारीख को यह तय हो जाएगा कि 26 को चुनाव के मैदान में किस किस का आमना सामना होने जा रहा है और छात्र प्रतिनिधि के तौर पर कौन कौन लोग मैदान में उतर रहे हैं। और उसके बाद में 26 तारीख को जो है 26 अगस्त को जो है मतदान का जो दौर है वो चलेगा पूरे दिन भर। मतदान के दौर के बाद में मतपेटियों को जो है महाराजा कॉलेज के अंदर जयपुर के वहां रखवाया जाएगा और उसके बाद में 27 अगस्त को जो है मतगणना का जो दौर है, जो वोट्स आए हैं बैलेट पेपर के माध्यम से उनकी मतगणना जो है वो की जाएगी और 27 तारीख को ही
जैसे जैसे मतगणना पूरी होगी अलग अलग पदों की, वैसे वैसे ही ये डिक्लेयर किया जा सकेगा कि कौन जो है वो छात्र नेता बना है, कौन किस पद पर जो है वो जीत करके पहुंचा है। चाहे वो अध्यक्ष की बात करें, चाहे महासचिव की बात करें, चाहे संयुक्त सचिव की बात करें, तमाम पदों पर ये प्रतिनिधियों के जो चुनाव हैं ये वो हो रहे हैं। और इसमें फिलहाल जो है एबीवीपी एनएसयूआई के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है उन्होंने भी फिलहाल ताल ठोकी हुई है। तो ऐसे में वो नामांकन करते हैं या नहीं करते हैं, नामांकन करते हैं, मैदान में रहते हैं, तो ये मुकाबला जयपुर में त्रिकोणीय होगा। राजस्थान की पूरी नजर जो है वो जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी पर रहती है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान के अलावा जो नजदीक के राज्य हैं वहां पर कोरोना के बाद से छात्र संघ के चुनाव पर कथित रूप से रोक लगी हुई है, जैसी जानकारी हमारे पास है। तो ऐसे में राजस्थान पर सभी लोगों की नजरें हैं, पूरे उत्तर भारत के लोगों की नजरें हैं, भारत के लोगों की नजरें हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी पर तो जो एनआरआईज हैं, जो राजस्थान से पढ़ लिख करके बाहर बैठे हैं, जो राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की भी नजरें, वो तमाम लोग कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो लोग एक दूसरे से अनुग्रह विग्रह कर रहे हैं कि किसे लड़ाया जाए चुनाव, किसे मैदान में रखा जाए, किसे वहां से समझाइश करके समझाया जाए। और मंत्री मुरारी लाल मीणा की जो बेटी है वो भी बागी के तौर पर चुनाव लड़ने की मूड में है। और अगर वो भी चुनाव लड़ती है तो ये त्रिकोणीय जो है चतुर्कोशी होता हुआ नजर आएगा। जी, लवली जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर मामला दर्ज किया गया। गोविंदगढ़ थाने में आईपीसी 153A में यह मामला दर्ज हुआ है। आहूजा ने मॉब लिंचिंग को लेकर विवादित बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले को लेकर आहूजा ने सफाई दी कि मैं सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं हूं, ना ही मुसलमानों के खिलाफ हूं, मैं तो अपराध के खिलाफ हूं। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा पर एफआईआर दर्ज हुई है। वो चिरंजी लाल के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये विवादित बयान दिया था और ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने सवाल खड़े किए और उसके बाद पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, काफी ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कई तरह के सवाल भी उठाए, जिसमें ये विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की है, आगे पुलिस का क्या एक्शन होने जा रहा है और ज्ञानदेव आहूजा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है? ये पूरा मामला गोविंदगढ़ के रामबास गांव का है, जहां पर मॉब लिंचिंग में मारे गए चिरंजी लाल है, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए ज्ञानदेव आहूजा वहां पहुंचे थे। इस दौरान वहां बैठे हुए पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच वार्तालाप के दौरान ही ज्ञानदेव आहूजा ने चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने हमारे एक को, ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने हमारे एक व्यक्ति को मारा है, लेकिन हमने उनके 5 लोगों को मारा है। तो उस बात को लेकर के अब विवाद खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरीके की बयानबाजी एक राजनेता को देना चाहिए। तो इसको लेकर के अब पुलिस जो है, अलवर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है गोविंदगढ़ थाने में, जिसमें धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने और अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में अभी ज्ञानदेव आहूजा जयपुर में है, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो ज्ञानदेव आहूजा का कहना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो अपराध के खिलाफ हैं। और वो इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि ये जो उनके बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उनका इस तरीके का परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर कह रही है कि अभी मामला दर्ज किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी कब तक होती है या नहीं होती है, राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है कि पुलिस ने दबाव में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि इस तरीके के कई मुकदमे पहले भी दर्ज होते हैं, लेकिन राजनेता की गिरफ्तारी की बात आती है तो वहाँ कहीं न कहीं पुलिस अपने आप को पीछे कर लेती है। तो अभी देखना है कि अलवर पुलिस क्या इस पूरे मामले में एक्शन लेती है, ज्ञानदेव आहूजा की गिरफ्तारी करती है या आगे क्या कार्रवाई करती है, वो आगामी कुछ दिनों में पता चल पाएगा। राजेंद्र, जैसा कि ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है,
तो क्या इस वीडियो में कही गई बात से वो इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहा है उसका अलग अर्थ अलग निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आपको मॉब लिंचिंग में पहले इतने लोग मारे गए हैं, तो ये सच है, पुलिस ने उन लोगों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनमें गिरफ्तारियां हुई हैं। तो वो अपने जो बयान दिया है उस बयान का अलग तर्क देकर के लोगों को समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो उन्होंने जो बात कही है उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में उनका कहना है कि उनका जो कहने का तर्क था कि पहले भी जो मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो गौ तस्करी में शामिल थे, लेकिन ये निर्दोष व्यक्ति की हत्या की गई है, ये कोई अपराध में शामिल नहीं था, ये अपने घर के पास ही खेतों में नित्य क्रम। राजेंद्र, हमारे साथ बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा खुद जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इस बयान के क्या मायने हैं। ज्ञानदेव जी, आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, क्या आप बताएंगे कि इस बात के क्या मायने थे जब आप चिरंजीव लाल के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि हमारे एक को मारा है, हमने 5 मारे, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कह रखा है कि जमानत करवा दूंगा। आप सुनिए, मेरी भावना बहुत शुद्ध है, मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, सांप्रदायिक का भड़काता भी नहीं हूँ, और आप मेरे घर पर आएंगे कभी भी पत्रकार महोदय तो मेरे पास 50-60% मुसलमान मेरे कार्यकर्ता बैठे मिलेंगे, कार्यकर्ता है जनता, मैं उनका सारे काम करता हूँ। ये मैं अपराधों के खिलाफ हूँ, विवाद में अपराध साइबर क्राइम, विवाद में अपराध गोकशी गो तस्करी, विवाद में अपराध OLX लूटना, विवाद में अपराध ATM और बैंक लूटना, विवाद में अपराध बलात्कार और इसके मैं खिलाफ हूँ, और उसमें ज्यादा ज्ञानदेव जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं जो है वो वैसी नहीं थी, आपके घर पे सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं, हम समझ सकते हैं आप जो कहना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने ये जो बयान दिया वो गलत दिया? आपको लगता है कि इस बयान के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि इस समय पूरे सोशल मीडिया पर सभी लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। माफी ज्ञानदेव आहूजा मांगता नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव में जो मैंने कहा, मैं कभी पीछे हटता नहीं, ये सारे पत्रकार जानते हैं। एएनआई से पीटीआई से लेकर के आज तक इंडिया न्यूज सब कहने की जरूरत नहीं है, और छोटे बड़े पत्रकार। मेरा ये कहना है, वहाँ कुछ संघ के अधिकारी, माननीय RSS के अधिकारी बैठे थे, वो चर्चा कर रहे थे कि हिंदू हत्या हुई है, बड़ा आंदोलन चलाओ। तो मैंने कहा जो मेरी जगह चुनाव लड़े वो और ये सब लोग आंदोलन चलाए, बोले बीजेपी चलाए। मैंने कहा भाई सारे हिंदू संगठन चलाए, बीजेपी उसका साथ देगी। और आप कह रहे हो एक हत्या हुई है, एक मॉब लिंचिंग हुआ है, और हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने कह रखा था गो तस्करी करें, कानून का उल्लंघन करें तो भले उनको मारपीट करो, और कई बार मारपीट ज्यादा हो गई तो मर भी गए वो। मेरी न तो उनकी हत्या करने की योजना और न मैं हत्या उनकी करना चाहता, ये संयोगवश है जो घटनाक्रम हुआ है, इससे माफी मांगने का कोई कहानी। कभी समय तो अवस्थी मेरे से भिड़े थे कि पहलू कहा पहलू में है ना, मैंने को भी कहा कि आपने मर्डर किया, मैंने कहा मैं विधायक हूँ, न मैं मर्डर करता हूँ, न करवा दूँ, मेरी भावना शुद्ध है। लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं को छूट ये दे रखी थी कि अगर गोकशी गो तस्करी वाले पकड़े जाएं तो उनको पुलिस के हवाले करो, भागे तो उनको पकड़ो मारो, तो ये कहा। उसमें कोई ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी, आपने ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप माफी नहीं मांगेंगे, और आप जो है वो न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि आपने छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को कि गो तस्करी के अंदर अगर कोई पकड़ा जाए तो आप उसको मारो, आप ये ऑन रिकॉर्ड बयान दे रहे हैं। तो क्या इसके लिए सिस्टम नहीं है, कानून नहीं है, पुलिस नहीं है? अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाता है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को ये क्यों नहीं कहते कि ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाए? पत्रकार मैंने क्या कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी, आप ट्विस्ट न करें बात को। मैंने कहा पहले उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें, और वो भागना चाहे तो उनको पीटे, ये कहा। मैंने पहले ही कहा कि उनको पहले पुलिस के हवाले करें, अगर वो नहीं माने, भाग रहे हैं तो उनको पकड़ो, पिटाई कर दो, और फिर पुलिस के हवाले करो, बस सीधी बात, ठीक है। ज्ञानदेव जी, पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है तो मेरे खिलाफ 100 महीने केसेस झूठे सच्चे लगे, और वो सब केस FIR हो गई, अदम पैरवी खत्म हो गए, या सरकार ने वापस ले लिए। अब ये भी एक केस बना है, आई विल फेस, झूठा केस है, 100% झूठा केस है। राजनीतिक रंजिश हमारे अपने और पराए मिल करके मेरे खिलाफ केस बनाते हैं। मैं जब भारतीय मजदूर संघ में था, बेंगलोर तक, चिकमंगलुरु तक, कोयम्बटूर तक, और करनाल तक, और पटना और वर्धमान तक केस चले, भोपाल में केस बने,
सब खत्म हो गए, क्योंकि मैं इनोसेंट आदमी हूँ, मेरा कोई ज्ञानदेव जी आखिरी सवाल आपसे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आखिरी सवाल, आप अपने कहे गए एक एक शब्द पर कायम है? आपने जो वीडियो में कहा, आप अपने बयान पर अडिग हैं? ऐसा है कि उस बयान को टेस्ट करके किया है, और जिन लोगों ने किया उसको, वो व्यक्तिगत बातचीत थी, व्यक्तिगत बातचीत को उन्होंने रिकॉर्ड किया। इस मामले में सच्चाई कुछ भी नहीं है। मेरा हत्या करने की 2 दिन है आगे रहेगी, भारत माता की जय। ठीक है, बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी हमसे बात करने के लिए। ज्ञानदेव आहूजा, बीजेपी नेता, न्यूज 18 राजस्थान से जुड़े, अपने वीडियो पर सफाई दी। उनका कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और उन्होंने कहा कि उनका जो बयान है, जो क्लिपिंग इस समय वायरल हो रही है, उसके अर्थ गलत निकाले जा रहे हैं, उसके मायने गलत निकाले जा रहे हैं। वो सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है, सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। अब चूंकि ये जांच का विषय है, पुलिस क्या पूछती है, वो क्या जवाब देते हैं, एफआईआर की धारा किस तरीके से काम करती है, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी बात को न्यूज 18 राजस्थान पर रखते हुए कहा कि उनके वायरल वीडियो के जो शब्द हैं, उनके मायने गलत निकाले जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, ज्ञानदेव आहूजा कभी माफी नहीं मांगता। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज सुबह उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट से प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल डांग्यान स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। महोत्सव के तहत स्कूल परिसर में 75 फलदार पौधों का रोपण किया गया। इसके बाद प्रभारी अरुण सिंह बलीचा स्थित रामी रॉयल रिसोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोपहर बाद रिसोर्ट में आयोजित हो रहे बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला शिविर को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो राजसमंद के देलवाड़ा स्थित देवीगढ़ रिसोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां प्रबुद्ध नागरिकों सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने आए और फिर भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे अभी सभी देशवासी ये 25 वर्ष अमृतकाल के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न सकारात्मक कार्यक्रम को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने हाथ में लिया है। उसी संदर्भ में पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, देश भर में हो रहा है। मुझे खुशी है कि 75 वृक्षों का यहाँ पे पौधारोपण हुआ है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 75 ऐसे फलदार पौधा लगाने का एक कार्यक्रम रखा। मुझे जाना था भीलवाड़ा, तो माननीय अरुण सिंह जी जो हमारे प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनका आग्रह था कि नहीं, पेड़ तो लगा के जाएंगे। जालोर के सुराना में इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने 3 विधायकों और 5 प्रधानों सहित हजारों कार्यकर्ताओं से मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद देर रात जालोर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना और नारेबाजी करते हुए हनुमान बेनीवाल ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच, परिजनों को 50 लाख मुआवजा और एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सरकार जो इस मामले को दबाने के अंदर तत्पर है। अभी हमारा ये सांकेतिक धरना था यहाँ, और इस मामले को पूरे स्टेट के अंदर हम कैसे इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम कैसे नया आंदोलन की रूपरेखा तय करके और उसकी घोषणा 1-2 दिन में करेंगे। तमाम सामाजिक संगठनों ने और तमाम लोगों ने और अब बात सीकर की, जहां के नीम का थाना इलाके में शराब के ठेके पर कुछ युवकों के बीच हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया। यहां पुलिस ने 2 युवकों को विवाद के बाद शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक सरपंच का बेटा थाने पहुंचा और एक आरोपी की थाने में घुसकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। थाने के हेड कांस्टेबल ने आरोपी सरपंच के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। मामले की जांच नीम का थाना डीएसपी को सौंपी गई है।
तो ये सीकर की घटना है जहां पर एक थाने के अंदर कानून व्यवस्था कैसी है इसकी पोल खोलती हुई ये खबर है। ये तस्वीर बता रही है कि आम आदमी सड़क पर सुरक्षित नहीं है, तो जो थाने के अंदर है वो कोई भी थाने में घुसता है और मारपीट करके चला जाता है पुलिस की मौजूदगी में। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह के जो दृश्य हैं वो किसी जमाने में फिल्मों में जरूर देखे जाते थे, लेकिन ये तस्वीर है सीकर के नीम के थाना की, जहां के थाने में एक शख्स घुसता है, दूसरे को पीटता है पुलिस की मौजूदगी में और वहां से फरार हो जाता है। सीकर जिले में नीम का थाना, पुलिस थाना, और पुलिस जिसका खौफ या जिसकी मौजूदगी आम लोगों के बीच में। संदीप हुड्डा हमारे साथ सीकर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। संदीप, बहुत हैरानी की बात है कि थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में कोई शख्स आता है, दूसरे को पीटकर चला जाता है। बिल्कुल, देखिए रात को करीब जब ये युवक जो थाने पर आया तो ये करीब 1 से 1:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब ये जो सरपंच का बेटा है ये थाने पहुंचा और वहां पर चूंकि उसके जिन युवकों से विवाद हुआ था उनको पहले से थाने पर पकड़ कर रखा था, तो ये इसने आते ही जो मंजीत नाम का युवक है उसके साथ पिटाई कर दी। और पुलिस का ये कहना है कि हमने रोकने की कोशिश की लेकिन उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त जैसा अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक हेड कांस्टेबल और एक संतरी ही थाने में जो मौजूद थे, बाकी जो पुलिसकर्मी इधर उधर थे या सो रहे थे, इस वजह से उसको रोक भी नहीं पाए। और यही वजह है कि जो 2 पुलिसकर्मी जिनको लाइन हाजिर किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि उनकी जो है वो पूरी इस ड्यूटी के दौरान लापरवाही रही है। जानकारी के लिए संदीप आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।